नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम अलग अलग दिन कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग अहम विषय लेकर आते हैं, जिस पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा होती है। उन विषयों के बारे में आप भी अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। आइए सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हमारा विषय है स्वस्थ सब्जी पौध उत्पादन कैसे करें। और इसके अलावा हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे धान की नर्सरी प्रबंधन एवं रोपाई के बारे में। अगर इन विषयों के बारे में आपको जानना चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर से। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर BS तोमर, जो कि हम संयुक्त निदेशक कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर विश्वजीत प्रमाणिक, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार से। डॉक्टर प्रमाणिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी, आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर तोमर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि सब्जी का अगर अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं हमारे किसान, तो खास तौर पर पौधशाला का ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है? देखिए, पहले तो मैं अपने देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों से निरंतर साकीय फसलों में जो उत्पादन हुआ है और उसमें हमारे देश का कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि हम विश्व में दूसरे स्थान पर आते हैं उत्पादन की दृष्टि से। और जब हम बेहतर उत्पाद की बात करते हैं तो उसमें 2 बातें सामने आती हैं प्रमुख रूप से। एक तो आता है उत्तम किस्म का बीज और किस प्रकार से जो स्वस्थ पौध उत्पादन किया जाए, क्योंकि बहुत सारी सब्जी फसलें जिनको सीधे बिजाई किया जाता है और उनसे कहीं अधिक मात्रा में पौध उत्पादन करके उनको रोपित किया जाता है। अगर हम खेत में रोपाई करने से पूर्व अपनी सब साकीय फसलों की पौध बेहतर तरीके से करते हैं तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। स्वस्थ पौध ही हमारे बेहतर उत्पादन का आधार बनता है, क्योंकि अगर हमारी पौध स्वस्थ तैयार होती है तो रोपाई के उपरांत पौधों के जो चलने की मात्रा है वो अधिक होती है और उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए, कितने पत्ते की अवस्था पे हमको उनको रोपाई करना है, किस समय रोपाई करना है या किस प्रकार से पौधशाला का निर्माण करना, इन सब बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है स्वस्थ पौध उत्पादन तैयार करने के लिए। साथ ही साथ हमको ये भी जानना आवश्यक होता है कि पौध उत्पादन करने के दौरान क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है और तापक्रम देश के उत्तरी भागों में 44 से 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। कभी कभी वर्षा या आंधी तूफान आते हैं। ऐसे में पौधशाला को तेज धूप वर्षा से बचाना भी आवश्यक होता है जी। और जब ये सारी विकट परिस्थितियां होती हैं तब जमीन के अंदर रहने वाले बहुत सारे सूक्ष्म रोगजनक काफ़ी मात्रा में पौधशाला को नुकसान करते हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और जब हम पौधशाला का निर्माण ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो या उसमें नमी बनाए रखना संभव हो, तो ऐसे में बहुत सारे जो कीड़े जो जमीन में रहते हैं, विशेष करके जो टनल बोरर है, जो सुरंग बना के रहने वाला कीड़ा है, उसका प्रकोप अक्सर पौधशाला में होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जी बिल्कुल, विस्तार से इस पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से पौधशाला आपको बनानी चाहिए और उसका ध्यान किस तरह से रखना चाहिए। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। सब्जियों की अच्छी और सेहतमंद पौध के लिए शुद्ध बीज लेने चाहिए। टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी और प्याज पौध उगाकर तैयार की जाती है। ऐसे में पौध का स्वस्थ होना जरूरी है। पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होने चाहिए। आमतौर पर क्यारी 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। क्यारी की लंबाई जरूरत के हिसाब से घटाई जा सकती है, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में 20 से 25 किलो खूब गली सड़ी गोबर की खाद और 100 ग्राम इक्को मिश्रण खाद डालें और 15 से 20 ग्राम फफूंदनाशक इंडोफिल M45 घोल मिला देना चाहिए। बीज को बोने से पहले फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करें। बीज को पंक्तियों में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर गोबर की खाद या मिट्टी की पतली तह से ढक दें। क्यारी को सूखी घास या पॉलिथीन की चादर से ढक दें। गर्मियों में सुबह और शाम क्यारियों की सिंचाई करें। क्यारियों में नमी कम होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा नमी होने पर रोग लग सकते हैं। जब तक पौधे स्थापित न हो जाएं, रोजाना सिंचाई करें। बीज का अंकुरण होने पर पॉलिथीन की चादर उठा दें। हर सप्ताह खरपतवार निकालें और हल्की सी गुड़ाई करें। 4 से 6 सप्ताह में पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे और रोपने लायक हो जाते हैं। पौधों को उखाड़ने से 3 से 4 दिन पहले सिंचाई ना करें, लेकिन पौधे उखाड़ने वाले दिन सिंचाई करने के 1 घंटा बाद ही पौधों को उखाड़ें। स्वस्थ पौध का रोपण दोपहर बाद करें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रमाणिक का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रमाणिक, आपसे जानना चाहेंगे, धान की नर्सरी की जहाँ तक बात है तो बताएं हमें सबसे पहले कि धान की नर्सरी तैयार करने का जो सबसे सही समय होता है, उचित समय होता है, ये वो क्या होता है? देखिए, ये जो अभी खरीफ सीजन है, ये बरसात की जो मौसम है, इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी फसल है पूरा देश में होता है वो है धान। जी। सबसे ज्यादा एरिया में भी ये फसल होता है। तो अभी जो हमारा जो समय अभी चल रहा है, जून की प्रथम सप्ताह, सेकेंड वीक से जुलाई तक हम लोगों को जो नर्सरी है जी, ये कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रोपाई होता है वो जुलाई की 15 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए। जी। नहीं तो अगर लेट हो जाएगा तो उस समय पे बहुत मुश्किल हो जाता है रोपाई करना। जी, तो जी। अभी जो समय है, हालांकि ये समय तो मई की लास्ट वीक से ही शुरू हो गया, तो अभी का जो समय चल रहा है ये सबसे अच्छा समय है धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। जी बिल्कुल। तो नर्सरी तैयार करने के लिए और नर्सरी बनाने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में आपसे जानेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। धान की खेती मुख्य रूप से रोपाई के जरिए ही की जाती है। रोपाई के जरिए धान की खेती के लिए नर्सरी प्रबंधन एक अहम काम होता है। सबसे पहले नर्सरी में धान की पौध तैयार की जाती है, जिसके बाद पौध रोपण किया जाता है। धान की खेती के लिए सही बीज का चयन करना काफी जरूरी है। इसके लिए ज्यादा उत्पादन देने वाली प्रतिरोधक किस्मों का चयन करना चाहिए। बीज के बेहतर अंकुरण के लिए सर्टिफाइड बीज लेना चाहिए। किसान अपने इलाके के हिसाब से ही किस्मों का चयन करें। ध्यान रखें कि बीज साफ सुथरा हो और बीज में नमी न हो। बीज पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, जिसमें बेहतर अंकुरण क्षमता हो। बीज को फफूंदनाशक, कीटनाशक से उपचारित करने के बाद बोना चाहिए। अगर धान की रोपाई की बात करें तो धान की खेती के लिए अच्छी जलधारण क्षमता वाली चिकनी या मटियार मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 तक हो, अच्छी मानी जाती है। बुआई के 1 महीने पहले नर्सरी की तैयारी की जाती है। नर्सरी क्षेत्र को गर्मियों में अच्छी तरह 3 से 4 बार हल से जुताई करके खेत को खाली छोड़े। ऐसा करने से मिट्टी से जुड़े रोगों में काफी कमी आती है। नर्सरी को पानी से भरकर पलेवा लगाने के बाद पानी की पतली परत रखते हुए खेत को 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। क्यारियों की उचित देखभाल के लिए 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई और 8 से 10 मीटर लंबाई रखनी चाहिए। अलग अलग किस्मों के लिए नर्सरी बनाते समय विभिन्न किस्मों की मिलावट से बचने के लिए 2 किस्मों के बीच नर्सरी क्यारियों का फासला 1.5 से 2 मीटर रखें। जी हाँ, तो अभी आपने देखी धान की नर्सरी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो पौधशाला किसान सब्जियों के पौधों के लिए करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से जो पौध का निर्माण है उसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौध का निर्माण करे कहाँ पर, तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए पौध का निर्माण उन्हें करना चाहिए? देखिए, जैसा कि आज का वार्ता का विषय है कि स्वस्थ पौध उत्पादन कैसे करें, उसमें हमारे किसान भाइयों को कई प्रयास करने की आवश्यकता होती है। पहला हम बताना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को पौधशाला का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां पानी का स्रोत हो,
पहली आवश्यकता है जल स्रोत के पास होना चाहिए। दूसरी, हर वर्ष एक ही स्थान पर पौधशाला तैयार ना करें। तीसरी बात यह है कि जो पौधशाला का स्थान है वहाँ बहुवर्षीय खरपतवार जैसे दूब घास है, मोथा है, इनका प्रकोप मिट्टी में, खेत में नहीं होना चाहिए। ये 3 प्रमुख बातें हमें मूलतः ध्यान रखने की होती हैं। इसके बाद फिर हम जिस स्थान पे पौधशाला का चयन किया वहाँ पे पौध डालना है। डालने से तकरीबन 15 दिन पहले उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके और उसमें मिट्टी में मिला लें, मिला करके उसमें पानी लगा दें। ऐसा करने से मृदा के अंदर और खाद के अंदर जो खरपतवार के बीज होते हैं वो उग जाते हैं और उगने के बाद उनकी दोबारा जमने की क्षमता नहीं रहती है। और जब हम बीजों की बुआई करते हैं पौधशाला में तो बीज, वो जो खरपतवार के बीज हैं वो उसमें नहीं उग पाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तुम्मा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। आशीष दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ जालौन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बताएं आशीष जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैडम, मेरा ये सवाल है कि मैं टमाटर और बैगन मिर्च की खेती करना चाहता हूँ। टमाटर और हरी मिर्च? हरी मिर्च और बैगन। अच्छा, ठीक है जी। मैं इसके लिए कौन सा महीना उपयुक्त है और किस प्रकार की बीज की रोपाई करें और नर्सरी? जी जी, आइए जानते हैं डॉक्टर तुम्मा। देखिए दीक्षित जी, अभी बैगन की जो खरीफ के मौसम में खेती होनी है उसकी रोपाई हम कहते हैं कि 25 जून के बाद और 15 जुलाई के बीच में करना बहुत ही उपयुक्त रहता है। तो उसके लिए आपको अभी पौध तैयार करने का बहुत अच्छा उपयुक्त समय है। आप अपनी स्थानीय बाजार की मांग को देखते हुए या बड़े पैमाने पर अगर बैगन की खेती करते हैं तो क्या आपका बाजार करने का मकसद है कि आप दिल्ली भेजना चाहते हैं, कलकत्ता भेजना चाहते हैं या भोपाल, इंदौर भेजना चाहते हैं, और उन स्थानीय बाज़ारों में किस प्रकार के फलों की मांग है। कहीं पे देखने को आता है कि सफ़ेद रंग के बैगन की मांग है, कहीं पर हरे रंग के बैगन की मांग है, कहीं नीले रंग के, कहीं जो है लंबे फलों का, कहीं गोल फलों का। यानी कि आपको बाजार का ध्यान रखते हुए किस्म का चयन करना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर गोल बैगन की किस्म को अपनाना चाहते हैं तो पूसा संस्थान द्वारा पूसा वैभव और पूसा उत्तम, ये 2 सामान्य किस्में हैं जो अधिक उपज देने की क्षमता रखती हैं और इनके जो फल होते हैं वो बाजार के लिए बहुत ही आकर्षक होते हैं। और उत्तर भारत में अधिकांशतः गोल बैगन की अधिक मांग होती है अगर हम तुलना करते हैं लंबे और हरे सफ़ेद बैगन की अपेक्षा। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे हरे बैगन की, गोल बैगन की, सफ़ेद बैगन की, तीनों किस्म के बैगन का लगभग बाजार में मांग होती है। तो बाजार मांग के अनुरूप आपको किस्मों का चयन करना है और फिर उनकी पौध तैयार करनी है। और 1 एकड़ के लिए अगर आप बीज की मात्रा में आपको बताना चाहूंगा कि 150 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। अगर आप संकर बीज इस्तेमाल करते हैं तो 100 ग्राम बीज भी उसके लिए पर्याप्त रहेगा। और सामान्य किस्म के लिए अगर आप टमाटर में जो बैंगन में से जाना चाहते थे तो जैसे कि डॉक्टर तोमर ने बताया है कि बैंगन की जो नर्सरी है वो आप तैयार कर सकते हैं और उसकी फसल ले सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नंदस्वरूप जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो नंदस्वरूप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। यहाँ पर बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं। रितेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। जी रितेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रितेश जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। जी रितेश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आवाज कम करो टीवी। जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब जी बताएं। जी डॉक्टर साहब, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, मेजा से। हमारे यहाँ धान की खेती कौन सी मिट्टी में इस समय करनी पड़ेगी जिससे अच्छी पैदावार हो जाए? जी ठीक है, डॉक्टर प्रमाणिक क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन को एक बार फिर से जो आपका सवाल है उसको एक बार फिर से दोहराइए।
प्रयागराज आप में कौन सा- धान की कौन खेती सा करना किस्म- चाहते हैं? हाँ, जी कौन सा किस्मों की जी, इस प्रकार की मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में उन्हें अच्छा, खेती इस करनी तरह की- चाहिए? जी देखिए, धान की जो खेती होते हैं, जैसे कि उसका जो पीएच की मात्रा जो अभी बताया गया, जो रिपोर्ट दिखाया गया है कि 6.5 से 8.5 के बीच में होता है तो अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ आपका जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसमें पानी रुकने का क्षमता होना चाहिए, जी क्योंकि धान एक ऐसा फसल है जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का जरूरत होता है। तो मिट्टी में अगर पानी रुकने का क्षमता कम होगा तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जो है आपको सिंचाई करना पड़ेगा जी। अगर बारिश नहीं होगी तो इसीलिए आपका मिट्टी जो है या जमीन जो है वो अगर आपका जहां पे पानी जम जाता है, रहता है, रुकता है, उस समय उस टाइप का जमीन अगर है आपका तो धान के लिए वो अच्छा माना जाता है। और पीएच की जहां तक सवाल है वो 6.5 से 8.5 के बीच में जो पीएच रहता है वो अच्छा है। और मिट्टी की जो है, मिट्टी का जो पोषकता जो देखा जाता है, जो बलुई दोआंश जो मिट्टी है उससे ज्यादा अच्छा, जहां पे थोड़ा क्ले का मात्रा जहां पे थोड़ा ज्यादा रहता है मिट्टी में, वो अच्छा माना जाता है धान के लिए। जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है रितेश जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका। मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि धान की नर्सरी डालने के लिए जो खेत का हम लोग चुनाव करते हैं वो ऊंचा होना चाहिए कि खलपट होना चाहिए? दूसरी चीज, धान का जो बीज हमारा होता है उसमें अंकुरण कितने % का होना चाहिए जिससे हमारा जो बीज शुद्ध है, अच्छा है? जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं आपने। आइए इसका जवाब देते हैं। जी डॉक्टर प्रमाणिक। हाँ, पहला सवाल आपका जो है कि आपका नर्सरी के लिए आपने पूछा है हमारा जमीन जो है वो कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए या नीचे टाइप का होना चाहिए। देखिए, नर्सरी जो है सबसे बड़ी बात जो है, धान का हम लोग नर्सरी वहीं पे करते हैं जहां पे धान की खेती करते हैं। जी। जो हमारा धान का एरिया जो होता है उसका 1/10 भाग जमीन जो है हम उसको नर्सरी के लिए रख देते हैं। तो वो जमीन जो है, पहले ही मैंने बताया, धान का जमीन ऐसा होना चाहिए कि उसमें पानी रुकने का क्षमता ज्यादा होना चाहिए। जी। तो आपका जो जमीन है जहां पे आप नर्सरी बना रहे हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जिस समय पे आप उसमें बीज डाल रहे हैं तो उस समय पे आप कदवा करने के बाद अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जमा हुआ है उस समय पे, जिस समय पर बीज डाल रहे हैं उसमें, तो वो नुकसानदायक होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। उस समय पे मिट्टी में गीलापन रहना चाहिए, लेकिन पानी ज्यादा रुका होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपने जो बीज डाल रहे हैं उसमें वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उस समय पे पानी जो है जमना नहीं चाहिए, लेकिन गिलावट जो है मिट्टी में वो रहना चाहिए। इसके बाद जब आपका अंकुरित हो जाता है, बिचड़ा जो है वो बड़ा हो जाता है, तो पानी रहने से अच्छा माना जाता है धान के लिए। और दूसरा सवाल जो आपका है, आपने पूछा है कि जो बिचड़ा के लिए, नर्सरी के लिए किस टाइप का बीज हम लोग उसमें डालें। तो देखिए, तरह तरह का नर्सरी होता है। तो सबसे आम जो नर्सरी है जो किसान भाई करते हैं वो गीला नर्सरी। तो उस बिचड़ा में क्या करते हैं कि जो धान का जो बीज है
उस बीज को आप लेने के बाद सबसे पहले बीज को तो उपचार आपको करना ही है। अच्छा बीज, सर्टिफाइड बीज आपको लेना चाहिए। उस उपचारित बीज को पहले आप पानी में डुबा के रखिए 1 रात। तो उसके बाद जो आपका बीज है उसको आप जो आपके पास जो बोरा है उसमें अच्छा से उसको बांध के कोई भी रूम में रख दीजिए जहां पे उमस है उस रूम पे, क्योंकि इस समय पे धीरे धीरे उमस बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर आप 2 दिन रख देंगे, 48 घंटा, कभी कभी 3 दिन भी रखना होता है जब उमस थोड़ा कम होता है। और बहुत ज्यादा उमस होता है तो कभी कभी वो 25-26 घंटा में भी अंकुरित हो जाता है। छोटा आप देखेंगे जो आपका बीज है उसमें सफेद जो है अंकुरित हो गया है, रूप निकल गया है। उसी बीज को आप जो आपका नर्सरी है उसमें गिरा दीजिए, तो आपका बहुत अच्छा से धान का खेती हो जाएगा, आपका नर्सरी अच्छा। जी नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील यादव जी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। जी सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मैडम मिल रही है। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, हमें टमाटर और बैगन खेती करनी है जी, उसका उपयुक्त समय और प्रजात बताइए जा। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। जी जैसा अभी हमने बताया था कि बैगन की पौध डालने का समय अभी है। आप जहाँ कम से कम समय लेते हुए पौधशाला का निर्माण कर लें बैगन का, वो बेहतर रहेगा। और इसकी रोपाई आप 25 जून से 15 जुलाई के बीच में करें। मेड़ों के ऊपर इसकी रोपाई करें, और जब पौधों को रोपाई करें वो उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो तकरीबन 28 से 30 दिन की हो। 3 से 4 पत्ते होने चाहिए और 10 से 12 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। और रोपाई का जो कार्य है उनमें कुछ सीमित मात्रा में विषाणु रोग को सहन करने की क्षमता होती है, और उसके साथ साथ अधिक आर्द्रता गर्मी के होने के कारण पौधों का प्रतिस्थापन के बाद जो चलने की दर है रोपाई के उपरांत वो कम होती है। इसलिए उसमें किसान के सामने बड़ी चुनौती रहती है और एक खतरा रहता है। और अगर आप आजमगढ़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप अगस्त के अंतिम सप्ताह में मेड़ों के ऊपर या सितंबर के पहले सप्ताह में अगेती से अगेती बेहतर किस्म की रोपाई आप टमाटर की कर सकते हैं, और उसकी पौध तैयार करने के लिए आपको 25 से 28 दिन का समय लगेगा। बिल्कुल। तो सुनील जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि किस समय आपको टमाटर और बैंगन की जो पौध है वो तैयार कर लेनी चाहिए, और खेती का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर प्रमाणिक मैं आपका रुख करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले हमारे कॉलर को बताया भी कि नर्सरी जो होती है धान की वो कई तरह की होती है। मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि कितने तरह की नर्सरियाँ होती है और किस तरह से किसानों को चुनाव करना चाहिए कि किस तरह से नर्सरी उनको बनानी है। देखिए, सबसे पहली बात जो है, नर्सरी जो है हम लोग 3 तरह का मेनली जो है दिखा जाता है। एक है जो गीला नर्सरी, एक है सूखा नर्सरी जो बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम जगह में दिखता है, और आजकल डबोक मेथड, डबोक नर्सरी भी दिखता है। और जहां जहां पे ट्रांसप्लांटर उपलब्ध है, क्योंकि किसान भाइयों के पास अभी जो है ट्रांसप्लांटर है, बहुत जगह में दिख रहा है, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में ट्रांसप्लांटर उपलब्ध हो गया है। तो उसके लिए थोड़ा अलग तरह से नर्सरी को तैयार करना होता है। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो नर्सरी दिखता है पूरे भारतवर्ष में वो गीला नर्सरी जी। जैसे हम लोग धान की जो खेत तैयार करते हैं उसमें कदवा करते हैं, पडलिंग जिसको कहते हैं, तो वैसे ही उसको खेत को तैयार करना चाहिए। उससे पहले उसको 3 बार गहरी जुताई करके अच्छा से खेत को तैयार करके फिर उसमें पानी डाल के उसमें पडलिंग किया जाता है। फिर उसमें जब गीलापन रहता है, धान का जो बीज है उसको उसमें दिया जाता है, उसमें छिड़काव किया जाता है। ये गीला नर्सरी। सूखा नर्सरी के लिए जहाँ पे पानी का समस्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं है आपके पास, तो उस समय पे आप कैसे करें? तो उस समय पे और उसके साथ साथ समय को भी कम बचाने के लिए, कभी कभी किसान भाइयों के पास समय का अभाव होता है, बहुत सारा काम रहता है, तो उस समय पे अगर समय को बचाना है और उसके साथ साथ पानी को भी बचाना है तो सूखा नर्सरी की तरफ किसान जाते हैं। बहुत जगह पे आजकल दिख रहा है इस टाइप का नर्सरी। इसमें जो है मिट्टी को सबसे पहले बहुत अच्छा से जुताई करके उस मिट्टी को बहुत अच्छा से बना लेना चाहिए। नहीं तो अगर मिट्टी में भारीपन रहता है तो नर्सरी का जब बिछड़ा तैयार हो जाता है उसको उखाड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सूखा नर्सरी में अलग से उसमें हम लोग पानी डाल के जो पडलिंग जो है, कदवा जो है ट्रैक्टर के माध्यम से, उसको नहीं करते हैं।
जी, ये हो गया हमारा सूखा नर्सरी। जी, और बिल्कुल। तीसरा जो है डपोक मेथड, जब जी। हम लोगों को बहुत कम समय में बिचड़ा को तैयार करना है, 10-12 दिन, कभी कभी 2 हफ्ता में भी हमको बिचड़ा तैयार करना है, मेन जो हमारा खेत है उसमें रुपाई करना है, उस समय पे हम लोग डपोक नर्सरी में जाते हैं। और हमारे पास जमीन ज्यादा नहीं है नर्सरी के लिए, मान लीजिए, क्योंकि पहले ही मैंने बताया नर्सरी के लिए आपके पास अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो लगभग 800 से 900 मीटर स्क्वायर आपको नर्सरी के लिए जगह रखना है। मान लीजिए उतना जमीन आपके पास नहीं है, लेकिन 1 हेक्टेयर की खेती करना है, तो आप क्या करिए, तो उस समय पे आपको डपोक नर्सरी में जाना है, जो सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर जमीन में ही आपका नर्सरी तैयार हो जाएगा। कभी कभी 50 से 75 मीटर स्क्वायर में भी हो जाता है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर प्रामाणिक, आपका फिर से मैं रुक करूंगी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी छत्तीसगढ़ से। आइए उनसे पहले बात कर लेते हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको महेंद्र जी? जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो महेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है महेंद्र जी से, और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। मेरा नाम सतीश है, आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सतीश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? जानना ये है कि ये पूषा इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में है जी, ये बीज की सप्लाई ऑनलाइन कर पाते हैं क्या? सुविधा है उनके पास ऑनलाइन की? आइए जानते हैं डॉक्टर तोमर, क्या सुविधा है? सतीश जी, अभी वर्तमान में हमारे पास ऑनलाइन बीज भेजने की व्यवस्था नहीं है। इस दिशा में संस्थान कार्य कर रहा है और शीघ्र ही हम ऑनलाइन बीज भेजने की व्यवस्था भी कर देंगे। लेकिन अभी भी हम सीमित मात्रा में, अगर आपको बीज की आवश्यकता है, आजकल IT का टाइम है, आप हमारी संस्थान की मेल पे या हमारे विभाग की मेल पे, अगर आप सब्जी के बीज में रुचि रखते हैं तो आप मेल के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं, और हम आपको जो किस्म आप चाहते हैं उस किस्म का बीज हमारे पास है और उसके क्या भाव हैं, और उसको हम आपको भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, मान लिया आप बैगन की खेती करना चाहते हैं और आप पूसा वैभव या उससे की जो लंबे वाला है, या पूसा हरा बैगन एक है हरे वाला, इनको आप उगाना चाहते हैं 1 एकड़ क्षेत्र में, आपकी बीज की मांग है 200 ग्राम, आप हमको मेल कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत आपको मेल से उत्तर भेजेंगे कि आप ये इतना पैसा बीज का और इतना पोस्टल चार्जेस आप हमारे संस्थान के जो निदेशक के नाम से खाता है उसमें आप पैसा भेज दीजिए, और भेज करके उसकी सूचना हमको दे दीजिएगा। अगले दिन ही हम आपको पत्र बना करके आपका बीज पैक करा के स्पीड पोस्ट से आपके पते पर भिजवा देंगे। तो ये व्यवस्था अभी हम करते हैं, जो किसान हमें अनुरोध करते हैं, या विश्वविद्यालय या कोई विभाग, जहाँ से भी इस प्रकार का अनुरोध आता है हम उसको स्वीकारते हैं और उनको पोस्टल तरीके से बीज अभी भेज पा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल महेंद्र जी, आपने जाना कि किस तरह से आप जो सब्जियों के बीज अगर हासिल करना चाहते हैं पूषा विश्वविद्यालय से, तो किस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संतोष जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, संतोष कुमार जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं पहली बार धान की खेती कर रहा हूँ जी, तो मैं धान की कौन सी किस्म की फसल लूं जिससे मेरा उपज ज्यादा हो? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए जानते हैं। बताएं डॉक्टर प्रामाणिक, बहुत ही अहम होता है कि आप जिस इलाके में हैं उसके लिए कौन सा जो अच्छी किस्म होती है वो चुनें, तो ऐसे में आप किन किस्मों का सुझाव देंगे? डॉक्टर प्रामाणिक, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? देखिए, जो सवाल उनका है कि कौन सा किस्मों लेना है, तो आपको उपज ज्यादा चाहिए तो सबसे पहली बात है, धान का तरह तरह का डिफरेंट टाइप का अलग अलग किस्म होता है। आप पहली बार धान की खेती कर रहे हैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ। अगर आपको ज्यादा उपज लेना है, मान लीजिए आपकी 1 हेक्टेयर में आपको 50 क्विंटल से ऊपर आपको जी कि आपका जो किस्म होगा इसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा,
लंबा हो। इसका मतलब जो 140 दिन के ऊपर 150 दिन के आसपास का जो किस्म होगा उसका उपज आपको ज्यादा मिलेगा, आपको अच्छा उसका उपज मिलेगा। तो इस टाइप का सबसे अच्छा जो धान का जो किस्म है जो आपका बहुत अच्छा वो है आपका मसूरी। हमारे यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय से राजेंद्र मसूरी एक धान हम लोग इसमें किस्म हम लोग बनाए हैं। जो स्वर्णा मसूरी है उससे थोड़ा सा और अच्छा करके उसको एडवांस करके बनाया गया है। इसका जो उपज है ये 1 हेक्टेयर में लगभग 5.5 से 6 टन को देगा। तो इस किस्मों को आप लगा सकते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा उपज मिलेगा। बिल्कुल संतोष जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है और इस किस्म का चुनाव आप करेंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जियों की फसल जो किसान लेना चाहते हैं ये समय किन फसलों की नर्सरियाँ तैयार करने के लिए हैं? देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से हम फूल गोभी की जो सितंबर माह में तैयार होने वाली किस्में हैं उनकी पौधशाला का निर्माण कर सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं। मैं किसानों को उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप पूसा कार्तिक शंकर या पूसा मेघना किस्म की खेती करना चाहते हैं तो अभी बहुत उपयुक्त समय है इनकी पौध डालने का। जी। और बार बार हम इस बात को बता रहे हैं कि बैगन की पौध डालने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। जी। टमाटर की पौध अभी ना डालें, क्योंकि अभी पौध डालेंगे तो रोपाई के लिए वो तैयार हो जाएगी और मानसून की क्या स्थिति रहेगी और गर्मी और अधिक नमी के कारण टमाटर को शुरुआत में स्थापित होने में कठिनाई होगी। इसलिए किसान भाई अभी टमाटर की रोपाई उत्तर भारत के मैदानों में करने की तैयारी ना करें। जहाँ तक बात है मिर्च की, मिर्च आप अभी पौध डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डाली है तो मिर्च की पौध तकरीबन 30-32 दिन में तैयार हो जाएगी। फिर उसकी रोपाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा विषाणु रोग रोधी किस्मों को ही आप बुआई के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपने चयनित किस्म विषाणु रोग के प्रति रोग रोधीता नहीं रखती है तो आपकी भिंडी की मिर्ची की फसल में बहुत अधिक नुकसान हो सकता है विषाणु रोग की वजह से। उसमें हम बताना चाहेंगे जैसे पूसा संस्थान की एक बहुत पुरानी किस्म है पूसा सदाबहार। ये ऐसी किस्म है जिसमें विषाणु का रोग नहीं लगता है, लेकिन इसके फल गुच्छों में आते हैं, ऊपर को आते हैं, बहुत तीखे होते हैं और ये 2 सीजन पे यानी कि बारिश के मौसम में और अगर इसकी आप पेडी रखना चाहते हैं तो अगले मौसम में भी ये उपज देने की क्षमता रखती है। लेकिन इसकी पैदावार जो है प्रति हेक्टेयर 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो कई सब्जियों के बारे में और अच्छी किस्मों के बारे में आपने यहाँ पर बताया। बातचीत को आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम स्वस्थ पौध उत्पादन, सब्जियों के पौध उत्पादन और इसके साथ ही धान की नर्सरी और प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से आप सवाल पूछकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैडम। जी बलशेर जी बताएं, क्या सवाल है आपका। जी तो वैसे तो अपना सवाल ये है जी, कपास की खेती करी है हमने। अच्छा, तो माफ कीजिएगा, आज हम कपास से जुड़ा हुआ विषय नहीं ले रहे हैं। अगर किसी सब्जी फसल के बारे में जानना चाहते हैं या धान की नर्सरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बलशेर जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं कृपया। प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं। नर्सरी बो के रखे हैं, उसमें ऊपर से पत्ती पीला पीला हो रहा, भूरा भूरा हो रहा है। जी, धान की नर्सरी लगाई है आपने? हाँ, धान की नर्सरी अच्छा ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, हल्का भूरा भूरा हो रहा है। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं नर्सरी लगाए हुए? 15 दिन हो गए। अच्छा, डॉक्टर प्रमाणिक क्या वजह हो सकती है इसकी? जो आपका पत्ता जो पीला पड़ रहा है, आप जो नर्सरी जिस समय पे आप बनाए थे, जो 15 दिन आपका नर्सरी हो गया है, तो उस समय पे आप जो खाद और जो उर्वरक जो है खेत में अगर आप नहीं डाले होंगे, हो सकता है आप उसको कम मात्रा में डाले होंगे या आप नहीं डाले होंगे, तो इसके कारण ये जो पत्ता पीला होने का जो मेन कारण होता है वो है कि नाइट्रोजन की कमियां। जी। तो इसके कारण से पत्ता पीला पड़ जाता है। तो आप अगर ऐसा है 15 दिन हो गया है और 10 दिन बाद या एक हफ्ता बाद आपको रोपाई करना है, तो इस समय पे आप थोड़ा सा उसमें आप यूरिया डाल सकते हैं, तो आपका जो पीलापन है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। जी। और कभी कभी क्या होता है कि जिंक का कमियां के कारण में भी जो आपका पीलापन तो नहीं होगा, लेकिन जो धान का जो ग्रोथ है, उसका जो पत्ता है, अगर आपके खेत में भी जिंक का कमियां हैं, तो ये जो 15 दिन आपका नर्सरी का जो बिचरा का जो एज हो गया है, इस समय पे आप एक बार जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये समस्या है जो आपके पास अभी है, 15 दिन हो गया है, तो ये मिट जाएगा और धान का आपका जो नर्सरी का जो पौधा है वो अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जी प्रेमनाथ जी, उम्मीद है कि इस सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे और इससे आपको फायदा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार सिंह जी, चंदौली उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करेंगे? जी आइए जानते हैं। देखिए, मिर्च की पौध तैयार करने के लिए आप अभी सबसे पहले अपने जहाँ पौधशाला तैयार करनी है उसमें 15 से 20 क्विंटल के आसपास गोबर की खाद मिलाइए। अगर आप बड़े पैमाने पे खेती करना चाहते हैं, अगर छोटे पैमाने पे खेती करना चाहते हैं तो उसमें जो है आप कम से कम 1 से 1.5 क्विंटल गोबर की खाद मिलाएं 100 स्क्वायर मीटर एरिया में और मिला करके उसमें पानी दे दें। जब वो दोबारा खुदाई के लिए या जुताई के लिए तैयार हो जाए, उसको बढ़िया से खेत को समतल करें, जुताई करें, मिट्टी को माहिन कर लें और उसके बाद आप 75 से 90 सेंटीमीटर चौड़ी 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों का निर्माण करें और लंबाई उनकी आप अपनी मांग के अनुरूप कर सकते हैं या स्थान की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं। और बीज को आप उपचारित करके बुआई करें और जहाँ तक संभव हो सके आप अपने बीज को कैप्टान और या थीरम बाविस्टिन से उपचारित करें और साथ ही साथ आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का, अगर आपने पहले से गोबर की खाद में 1 किलोग्राम आधा किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी का मिक्सचर डाल करके तैयार किया है, उसको भी पौधशाला में डाल दें ताकि आपकी पौध में डंपिंग ऑफ आर्द्रगलन रोग आने की संभावना को कम किया जा सके। ये एक आपका आदर्श स्थिति रहेगी। और आप बुआई पंक्तियों में करें,
पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें और बीज को 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पे बिजाई करें। बिजाई करने के बाद उसको सूखी हुई पत्ती, पुआल आदि से या प्लास्टिक से उसको ढक दें और जब आप उसमें पानी दें तो फुहारे से पानी दें। पानी शाम के समय दें, 3 बजे के बाद या प्रातःकाल में दें। और पौध उगने के बाद में आप जो क्यारियाँ उथली बनाई हैं आपने उनके बीच में पानी लगाते रहें और पानी की मात्रा उथली क्यारी की आधी ऊंचाई तक ही रहना चाहिए ताकि उसमें अधिक नमी का निर्माण ना हो सके। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप मिर्च की स्वस्थ पौध उत्पादन ले सकते हैं। जी बिल्कुल राजकुमार जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंदौर से इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। कालू यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी कालू यादव जी, स्वागत है आपका, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार कालू जी, अपना सवाल पूछें। मैम हमारा सवाल है कि हम जैविक खेती से मतलब भिंडी और टमाटर और ये लौकी की करना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत कहाँ से करें? जी आइए जानते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं भिंडी, टमाटर और लौकी की, कैसे करें? डॉक्टर तोमर क्या सुझाव देंगे? देखिए, अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको बारिश के मौसम से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि आप सर्दी के मौसम से शुरुआत करें ताकि आपको कम से कम चुनौतियों का सामना करना पड़े। अगर आप खरीफ के मौसम में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं भिंडी की, तो इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक तो आप विषाणु रोग रोधी, जिसमें एक विषाणु का रोग लगता है जिसको येलो वेन मोजेक वायरस बोलते हैं, पीत सिरा रोग, उसकी रोग रोधी किस्मों का आप चयन करें। जैसे पूसा भिंडी 5 हमारे संस्थान द्वारा विकसित है, अर्का अनामिका है, या और अन्य संस्थान की जो किस्में हैं उनको आपको निश्चित रूप से पूछना है कि उसमें विषाणु का रोग तो नहीं लगता है। तो ऐसी किस्मों का चयन करें। खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक तत्व की मात्रा होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए आपको सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिलाना है। और बुआई जो है, आप बीजों को ट्राइकोडर्मा विरिडी से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके उसको मेड़ों के ऊपर बिजाई करें। और बिजाई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। एक तो आपके खेत के अंदर, खेत के मेड़ों के ऊपर, नाली के ऊपर आसपास में कम से कम खरपतवार हों ताकि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको कम से कम फसल में नुकसान करने के लिए अवसर मिले। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप वर्षा के मौसम में भिंडी की ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें शीर्ष बेधक या फली बेधक का भी आक्रमण होता है। उसके लिए आप फेरामोन ट्रैप्स जैसे ही फसल में वृद्धि होती है उसी अवस्था पे आप लगा सकते हैं और उनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होगी। जैसे जैसे पौधे की बढ़वार होगी आप उसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। और इसमें 1 एकड़ के अंदर आप 8 से 10 ट्रैप लगाएं, फेरामोन ट्रैप्स। ये विशेष रूप से भिंडी के जो फ्रूट और शूट बोरर है उसके लिए उपलब्ध होते हैं। आप इनका इस्तेमाल करें और इनके इस्तेमाल से आप इस कीड़े को काफ़ी हद तक बिना छिड़काव के नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर आपकी भिंडी के अंदर रस चूसने वाले कीड़े जैसे ब्राउन प्लांट हॉपर है, जैसिड है, इनका आक्रमण होना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वर्षा के मौसम में आर्द्रता अधिक होती है, तापक्रम अधिक होता है, तो इन कीड़ों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इनको समय से निगरानी करना है। आपको खेत में जाके देखना पत्ती के अंदर ये हरा तेला या ब्राउन प्लांट हॉपर तो दिखाई नहीं देता है। अगर ये दिखाई देते हैं। आपने जानकारी दी कालू यादव जी को, मुझे उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आपको जरूर मिलेगा कालू यादव जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजमेरी खान जी, उनका सवाल ले लेते हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजमेरी जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी अजमेरी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो है कि धान को कितने समय तक इसको रोपाई करना चाहिए? जी अजमेरी जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे कृपया। हाँ, सवाल हम कहते हैं ये धान की रोपाई जो है जी डाको बिरमा से हमने टाइप कर लिया और धान को जो है कितने दिन तक उसको जो है पेड़ लगाने होता है? अच्छा
ठीक है, आइए जानते हैं जी डॉक्टर प्रमाणिक। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि धान का जो बिचड़ा है, ये खरीफ की जो अभी का जो मौसम है, बरसात की जो धान होता है, इसमें 3 हफ्ता में आपका नर्सरी में बिचड़ा तैयार हो जाता है। जी 3 हफ्ता से मतलब 21 दिन से 25 दिन में आप उसको रुपाई कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो नर्सरी में अगर ज्यादा दिन बीत जाता है तो उसमें आपका धान में जब आपका जो खेत है, खेत में जब रुपाई करिएगा तो उस समय पे उसका उपज थोड़ा कम हो जाता है। तो ये माना जाता है कि 25 दिन तक आपको करना है। 3 हफ्ता से 25 दिन, 21 से 25 दिन ये मान के चलिए इस समय में। जी जी बिल्कुल। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अजमेरी जी। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात करें स्वस्थ सब्जी पौध उत्पादन की और धान के नर्सरी प्रबंधन के बारे में। अगर इन विषयों के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। हरियाणा से इस वक्त ओमवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओमवीर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम, मैं हरियाणा में भिवानी में रहता हूँ। मैंने तो मटर की ऐसी बारिश के टाइम में पाई। ओमवीर जी आप कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। और कृपया अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं टमाटर की किस्म के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो बारिश के टाइम में उगाई जा सके। अच्छा, टमाटर की किस्म जो बारिश के समय आप उगा सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर तोमर। देखिए ओमवीर जी, बारिश का मौसम हम मानते हैं कि जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। भिवानी या उत्तर भारत के दूसरे क्षेत्रों में इन 2-2.5 महीने में हम टमाटर की बुआई या रुपाई की सिफारिश किसान भाइयों को नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो भी रोग रोधी किस्में हैं इस मौसम में वो अधिक तापक्रम और अधिक आर्द्रता के कारण उतनी सफलतापूर्वक उत्पादन नहीं दे पाती हैं और किसान को अधिक लागत लगानी पड़ती है। अगर आप बारिश की पछेती मौसम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अगस्त के 15-20 अगस्त के आसपास आप टमाटर की पौध तैयार कर लीजिए, जो 25 दिन में या 28 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद 10 से 15 सितंबर के आसपास
आप उसकी रोपाई कर दीजिएगा और उसमें विषाणु रोगरोधी, जिसमें टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के प्रति रोगरोधिता हो, उन किस्मों का आप चयन करिए और उनको फिर आप मेड़ों के ऊपर लगाइए और उसमें मल्च का इस्तेमाल करिए और उनको फिर जैसे ही बढ़वार होगी उनको अगर आप सहारा दे सकते हैं ट्रेनिंग करके या ट्रेलिंग करके उनको ऊपर चढ़ाइए। तो आप इस प्रकार से बारिश के मौसम में, उतरते हुए बारिश के मौसम में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, जिसको आप नवंबर और मिड दिसंबर तक निरंतर आपको फलन प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल। उम्मीद जी आपको जानकारी मिल गई है कि टमाटर की जो खेती है वो करने का जो उपयुक्त समय है वो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रमाणिक, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो किसान धान की नर्सरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन्हें नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया एक सवाल है, क्योंकि पोषकता जो है अभी एक किसान भाइयों ने पूछ रहा था कि पौधा जो धान का जो बिचड़ा है वो पीला पड़ रहा है। आम बात देखा जाता है, जो किसान भाई कभी कभार नर्सरी में उतना मात्रा में, जितना मात्रा में पोषकता देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, या उसको सोचते हैं कि जो हमारा खेत है उसमें डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो नर्सरी का जो बिचड़ा है वो पहले ही थोड़ा सा खराब हो जाता है, जो आगे जाके प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी बात जो है, जब जिस समय पे आप खेत को तैयार कर रहे हैं उसी समय पे आपका जो नर्सरी है, नर्सरी में आपके पास जो भी जैविक खाद जो आपके पास उपलब्ध है, चाहे एफओआईएम हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये आप कम से कम उसमें 10 क्विंटल आप उसमें मिला दीजिए अच्छा से जी। फिर आपका जो 1 हेक्टेयर के लिए मैंने जो बताया कि 800 स्क्वायर मीटर से 1000 स्क्वायर मीटर का जो आपका खेत चाहिए, उसमें आप मोटा मोटी आपको 8 किलो नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है और फास्फोरस और पोटाशियम का 4 किलो और 3 किलो के आसपास आपको जरूरत पड़ेगा उस एरिया के लिए जी। और अगर आपके खेत में जिंक का कमियां है तो नर्सरी में आप एक बार, जब आपका पौधा 15 से 20 दिन का आसपास हो जाएगा, उस समय पे आप एक बार जिंक का छिड़काव उसमें जरूर कर दीजिए। तो नर्सरी में जो पौधा है वो हेल्दी रहेगा और आपका मेन जो खेत है उसमें जब आप रोप करिएगा उस पौधा को, निश्चित रूप से आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर विश्वजीत प्रमाणिक, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और धान की नर्सरी से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में, और चलते चलते डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ सब्जी पौध उत्पादन के लिए आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए और गर्मी को ध्यान में रखते हुए उथली क्यारी विधि का अपनाते हुए पौध तैयार करें और बिजाई करने से पहले आप सिंचाई कर लें, उसमें गोबर की खाद मिला लें जो भली प्रकार से सड़ी हुई है, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, बीज उपचारित करके ही बीजों की बुआई करें और तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए 6.5 फीट की ऊंचाई पे आप 50% का शेड नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जो है आप या तो प्रातःकाल में दें या शाम के समय दें, तेज़ धूप की अवस्था में पानी ना दें। और ज़मीन में जो टनल बोरर है उसके प्रकोप को कम करने के लिए प्रारंभ में आप नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके क्यारियों में उकटा रोग का संभावना न हो उसके लिए बीज का उपचार या ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसान भाई स्वस्थ पौध उत्पादन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। डॉक्टर वी तोमर, आपने भी लगातार हमें बहुत ही अहम जानकारियां दी है सब्जी पौध उत्पादन के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से स्वस्थ सब्जी पौध का उत्पादन आप कर सकते हैं और धान की नर्सरी लगाने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको अगले विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार को प्रसारित होने वाला जो हमारा अगला विषय होगा वो कौन कौन सा रहेगा आपको बता दें, जिस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। विषय रहेगा जायद उड़द मूंग फसल में कीट व रोग प्रबंधन और प्राकृतिक खेती। तो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आएंगे सोमवार को और इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान।
इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आइए बता दें आपको हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे कोई खास विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।